नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में अब आप कहेंगे सर मेंस पार शुरू हो गया, तो बिल्कुल, क्योंकि आरओ की वजह से थोड़ा सा इसको ब्रेक दिया गया था, क्योंकि आप लोग की डिमांड भी थी। आरओ की चीज़ें खत्म हो गई। आरओ का हमारे द्वारा जो है बैच भी शुरू कर दिया गया है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आरओ जो मुख्य परीक्षा बैच है उससे जुड़िए। फटाफट की चर्चा तो पीछे वाले वीडियो में सब हो ही गई है, हमने भी बताया है, तो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। अब यहाँ क्या है कि अब हम डेली जो है आंसर राइटिंग की तरफ आएंगे, लेकिन ये सप्ताह में 2 दिन होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं। और यदि आप अधिक करने के इच्छुक हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज बैच से ज्वाइन करिए, जहाँ डेली आपको 4, 6, 8 जितना भी आप लिखना चाहें आप लिखिए स्वेच्छा से। उसकी मार्किंग होगी, उसमें जो भी कमी रहेगी बताई जाएगी, फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे संस्थान के द्वारा और भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे पीटी को लेकर के भी हमारा एक बैच चलेगा, तो अभी उसकी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, जीएस के प्रश्न पत्र 1 से है ये, और हमारा प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित किया। टिप्पणी करना है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि विश्व इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, और ये ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी बेसिकली। तो यहाँ क्या है कि आए दिन यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे क्या चीजें करनी है। तो औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, तो सबसे पहले हम हमेशा बताते हैं कि जो भूमिका है वो आप जो प्रश्न का जो की पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में प्रश्न है तो यही आपकी भूमिका हो गया। तो थोड़ा सा औद्योगिक क्रांति को बताइए कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम मतलब उपयोग जो है किसने किया था, तो अर्नाल्ड टैनबी ने किया था। और औद्योगिक क्रांति से आशय प्रौद्योगिकी प्रणाली में परिवर्तन से है, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा। मतलब औद्योगिक क्रांति से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पहले जो उद्योग धंधे जो थे वो हस्त निर्मित होते थे, मतलब हाथ के द्वारा नियंत्रित होते थे। और चूंकि पहली बार जब ये औद्योगिक क्रांति आई थी तो ये वस्त्र उद्योग से आई थी। तो वस्त्र उद्योग में मतलब जो भाप के जो इंजन बनाए गए और स्पिंग जेनी जो तकनीक, ये सारी चीजें आई थी। तो इसके माध्यम से क्या है ना कि जो परंपरागत हथकरघा उद्योग था, मतलब जो हाथ से हम निर्मित करते थे वस्त्रों का, तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि मशीनों के द्वारा जब इनका निर्माण किया गया तो 2-3 चीजें हुई। सबसे पहले तो ये इसकी कीमत कम हुई। जो हाथ से द्वारा निर्मित आज भी जो हस्त निर्मित चीजें होती हैं तो वो कॉस्टली पड़ जाती हैं, और जो मशीन, चूंकि मशीन में व्यापक स्तर पर निर्माण होता है, तो जब कोई चीज व्यापक स्तर पर निर्माण होगी तो उसका कास्ट जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज, गुणवत्ता बहुत शानदार हो जाएगी। मतलब मशीन के द्वारा जो चीजें निर्मित की जाती हैं तो उसमें जो है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, और करीब करीब 80 साल तक, अगर 1750-60 के दशक में मतलब होती है, तो 1830 तक जो है एक छत्र राज जो है ब्रिटेन का रहता है। हालांकि उसके बाद जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की गति धीमी होती है, और इसका विकास फिर यूएसए में होता है, यूएसएसआर में होता है, जर्मनी में होता है, जापान में होता है। तो फिर ये वर्ल्ड वाइड हो जाता है, और उसका प्रभाव आज देश दुनिया में अब तो सभी जगह पहुंच ही गया है। तो थोड़ी सी ये भूमिका हो गई। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में 1760 ईस्वी के आसपास हुई, और ये बेसिकली वस्त्र उद्योग से हुई थी, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर औद्योगिक क्रांति में अगर देखा जाए तो मुख्य चीजें क्या हुई, इसमें सबसे पहले अधिकतम लाभ को ध्यान में रखकर के उत्पादन। क्योंकि भाई कोई भी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री, और वो भी जब कोई नई तकनीक आती है तो कोई ऐरा गैरा तो उसको लगा नहीं सकता। जो बड़े बड़े वित्तपति होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जब जहां पूंजीपति इन्वेस्ट करेगा तो वो अपने लाभ की चीजों को पहले देखेगा। तो सबसे पहले इसकी विशेषता यही है कि अधिकतम लाभ को ध्यान में रख कर उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो दूसरी विशेषता इसकी ये हो गई। फिर वाष्प शक्ति के द्वारा मशीनों का संचालन। अगर मशीनें जो संचालित हो रही हैं तो किसके द्वारा, तो उस समय तक तो डीजल इंजन तो आया नहीं था, या पेट्रोलियम की खोज नहीं हुई थी। तो बेसिकली उस समय स्टीम इंजन का प्रयोग होता था।
और जब तक स्टीम इंजन का प्रयोग होता था तब तक ब्रिटेन में ये एकदम सरवाइव किया, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, कोयले की भी ठीक ठाक प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी, और कच्चा माल मतलब कॉटन इंडस्ट्री के लिए कपास चाहिए, तो भारत जैसे उपनिवेश थे तो वो भी प्राप्ति हो रही थी, तो ले दे करके ब्रिटेन में खूब फल फूल रहा था। तो स्टीम वाष्प शक्ति का प्रयोग, हालांकि बाद में जब 1830 के बाद की स्थिति बदलती है, जब पेट्रोलियम डीजल की खोज हो जाती है, और जब यहाँ से जो इंजन चलाए जाने लगे तो फिर विकास किस जगह हुआ, तो यूएसए का हुआ, यूएसएसआर का हुआ, जर्मनी का हुआ, मतलब फिर ये देश आगे बढ़ते गए, और ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की गति थी वो धीमे होने लगी। फिर व्यापक पैमाने पर उत्पादन, भाई मशीनों को द्वारा होगा, तो मैंने बताया है कि व्यापक पैमाने पर उत्पादन होगा। तो ये औद्योगिक क्रांति की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसकी चर्चा हमने कर ली। अब औद्योगिक क्रांति एक तकनीकी क्रांति कैसे है, तो इसके बारे में थोड़ा देखें कि 18वीं सदी में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में नए नए तकनीकों का विकास हुआ, जैसे लोहे का मनचाहा आकार देने की तकनीक, वाष्प चालित नौका का आविष्कार, तेजी से धागों को निर्माण है तो स्प्रिंग जेनी, वही जो मैंने पीछे बताया, मजबूत धागों के निर्माण के लिए वाटर फ्रेम तकनीक, पावर लूम, रेलवे का विकास, नहरों का व्यापक जाल आदि। तो ये सारे जो कारण थे ये औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा तीव्र कर दिए। तो आप जो है इसके बारे में भी चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा करी थी, तो ये देखिए हमारे आरओ का जो है मेंस का जो बैच है वो शुरू हो गया है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और देखिए कट ऑफ को लेकर के क्या है ना, कि पहले तो ये था कि 125 प्लस जो भी बच्चे रहेंगे वो सुरक्षित होंगे, लेकिन आयोग ने जिस तरीके से आंसर की दी है, तो अब 127-28 वाला भी असुरक्षित हो गया है, और 120-22 वाला भी जो है वो उम्मीद में है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन इधर उधर होगा, और 5-6 क्वेश्चन जो है अगर होगा तो 2 क्वेश्चन माइनस मार्किंग से हटा दीजिए, तो 7-8 क्वेश्चन जो है बच्चों को, जो 20-22 वाला है वो पास हो सकता है, 27-28 वाला फेल हो सकता है, मतलब जिस तरीके की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में अब जो भी 120 प्लस है वो अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो चीजें गलत हैं बाद में रिवाइज में वो चीजें उनकी सही हो जाए, जैसा कि हर बार आयोग की परीक्षाओं में होता है कि पीसीएस में आप देखिए कभी कभी कोई 80 वाला बच्चा पास हो जाता है और 88-89 वाला बच्चा फेल हो जाता है। तो ये इसी उठापटक की वजह से होता है। तो क्या करिएगा, उसमें तो हम लोग का बस है नहीं, वो तो आयोग की ही महिमा है, और ये खराब महिमा है। मतलब समझ लीजिए कि अब क्या कहा जाए कि कैसे लोग हैं कि आंसर की और हद तो तब हो जाती है कि जब इतने आसान से प्रश्न का उत्तर वो गलत देते हैं। मतलब जन घनत्व वाला सोचिए, एकदम सर्वविदित है को बिहार है तो उसको यूपी मान के बैठे हुए हैं लोग, तो क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल इसको जुड़िए, और ये जो ऑफर है अभी ऑफर भी है, तो ये केवल 20 बच्चों के लिए। जैसे ही ऑफर हमारा पूरा हो जाएगा तो जो इसकी एक्चुअल फीस है 3,999 रुपये वो हो जाएगी। तब आप लोग शिकायत मत करिएगा कि सर हमको पुराने वाले में करिए, क्योंकि फिर हमारे हाथ में भी चीज़ें नहीं रहती हैं। इसी तरीके से हमारा मेंटरशिप जो बैच है वो तो चल ही रहा है, पेपर 2 से अभी 29 जुलाई से शुरू हुआ है, तो 2-3 टेस्ट ही निकले हैं। तो मुख्य परीक्षा वाले जो हमारे बच्चे हैं तो वो इस बैच से जुड़िए, क्योंकि यहाँ डेली प्रश्न कराए जाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है। आप उसको लिख करके भेजेंगे कुछ इस तरीके से, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। अगर आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, और साथ ही साथ फिर जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और जो हमारा मेंटरशिप बैच है मुख्य परीक्षा का, यहाँ हमारा ये टारगेट है कि हम 750 प्लस प्रश्न जो है आपको मुख्य परीक्षा के पहले पहले करा के भेजे। तो सोचिए जब इतना प्रश्न आप करके जाएंगे, इतने प्रश्नों का आपके पास मॉडल आंसर होगा, तो आप मुख्य परीक्षा में कितनी बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि जैसे आरओ में हमारा प्रयास था, जो महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला, करंट अफेयर्स की श्रृंखला, यूपी स्पेशल की श्रृंखला मेरे द्वारा चलाई गई थी, वैसे ही 12 अक्टूबर जो आपका पीसीएस का पेपर है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा प्रयास है कि आओ पीटी पास करें। और यहाँ सप्ताह में देखिए 4 दिन हमारा इस पे वीडियो आएगा डेली, और 2 दिन जो है हम मुख्य परीक्षा की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो संस्थान निरंतर आपके लिए निःशुल्क भी कुछ कुछ दे रहा है, तो आप लोग इसका एकदम लाभ उठाइए और इसको भी आप लोग फॉलो करिएगा। और ये अगले वीक से ही चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत समय लगेगा,
क्योंकि 2 महीना बचा है, तो हम चाह रहे हैं कि मतलब हम पीटी के लिए आप लोगों के लिए एक सार्थक प्रयास करें। जिस तरीके से आरओ में बहुत कम समय में 20-22 दिन में मेरे द्वारा, विनीत सर के द्वारा जो प्रयास किया गया, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिले भी होंगे और आए भी, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे तथ्यों की श्रृंखला वाली हो। यद्यपि औद्योगिक क्रांति ने तकनीक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के कारण औद्योगिक प्रणाली को बदलने का कार्य किया, लेकिन यह सिर्फ तकनीकी क्रांति ही नहीं थी, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी। तो देखिए, अब आपका प्रश्न का एक पार्ट तो आपने बता दिया कि औद्योगिक क्रांति कैसे तकनीकी क्रांति थी, तो आपने पीछे बताया, लेकिन यहीं तक बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में खूब बढ़िया लिखेंगे, खूब देर तक लिख देंगे, और सेकंड पार्ट में जो बराबर बराबर, अगर 12 अंक का प्रश्न 6 नंबर आपको पीछे वाले पार्ट में मिलेगा और 6 नंबर आपको इधर मिलेगा, जो अभी हम कराने जा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि अपने आंसर राइटिंग में 75 से 80% फर्स्ट पार्ट पे ही लगा देते हैं, और 20% आंसर राइटिंग सेकंड पार्ट में करते हैं, वो भी जब उनको याद आता है कि अरे यार द्वितीय पक्ष भी इसका है, नहीं तो जनरली फर्स्ट पार्ट पे ही वो करके निष्कर्ष देके चले जाते हैं। तो ऐसे में आपकी कॉपी का मूल्यांकन कितने अंकों पे होगा? 6 नंबर पे होगा, और 6 नंबर पे आप कुछ भी लिख करके आ जाइए तो 3.5-4 नंबर से ज्यादा तो नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए ये गलती मत करिएगा, और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप मुख्य परीक्षा में जाइए या किसी भी परीक्षा में, तो प्रश्न को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर प्रश्न बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत निश्चित तौर पे करेंगे। तो चलिए, ये सामाजिक क्रांति कैसे थी इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, जैसे मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। क्योंकि मध्य वर्ग मजबूत हुआ, तो मध्य वर्ग जब मजबूत हुआ तो वो एक पूंजीपति वर्ग के रूप में निकल के आया। और चूंकि उद्योगों का विकास हो रहा था, तो उद्योगों के विकास में श्रम शक्ति की आवश्यकता थी, और श्रम की आवश्यकता कौन पूरी करेगा? तो मजदूर वर्ग। और यहीं से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मार्क्स का एक सिद्धांत था कि शोषक और शोषित, मतलब बुर्जुआ और सर्वहारा की जो चीजें मार्क्स कहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं से विकास होता दिखता है। क्योंकि अब जो है आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मतलब जो वित्तपति पूंजीपति होगा वो काफी तेजी से ग्रो करेगा, और उस रेशियो से जो श्रमिक वर्ग हैं उनका विकास नहीं होगा। लेकिन फिर भी मध्यकाल की तुलना में यहाँ तक आते आते श्रमिकों की स्थिति भी पहले की तुलना में बेहतर हुई। बेहतर कैसे हुई? कि भाई उनको एक तरीके से पहले काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, तो वो निर्धारित हुए। साथ ही साथ उनको कुछ इनिशिएटिव दिया गया, उनको उनका वेतन फिक्स किया गया, उनको उनकी छुट्टी का प्रावधान किया गया, मतलब कई फैक्ट्री एक्ट बनाए गए। तो ये सारी चीजें आई। फिर भी तुलना अगर देखा जाए तो भाई जो मालिक थे वो काफी तेजी से आगे बढ़े, और जो श्रमिक थे उनका विकास उस लेवल पे नहीं हो पाया। और इन्हीं के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन का ILO की स्थापना हुई, इस तरीके के प्रयास शुरू हुए। तो खैर बात की बात है। तो सबसे पहले तो आपको 2 वर्ग दिखेंगे, मजदूर और पूंजीपति, आप इनकी चर्चा करेंगे। फिर समाज में मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि राजतंत्र में आप जानते होंगे कि मध्य वर्ग की सबसे ज्यादा दुर्गति थी, और जैसे ही उद्योग की चीजें आई तो यहाँ मध्य वर्ग जो है वो प्रभावी हो गया। और उसके बाद से जो प्रभावी हुआ, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पूरा देश दुनिया को कौन चला रहा है? मध्य वर्ग ही चला रहा है। फिर श्रमिकों में सामाजिक चेतना का उदय हुआ, और वो कैसे होगा? भाई जो श्रम संगठन बने तो ये अपने अधिकारों को लेकर के मुखर हुए। फिर इसके अलावा इनमें सामूहिकरण की भावना आई, और ट्रेड यूनियन का विकास हुआ। आप देख रहे होंगे कि भारत में भी एटक, इंटक, तमाम तरीके की ट्रेड संगठनों का विकास हुआ। तो ये सब वही दौर था, मतलब औद्योगिक क्रांति के ही परिणाम स्वरूप ये सब चीजें निकल करके आई थी। तो आप इनकी भी चर्चा करिएगा। फिर तीव्र नगरीकरण से शहरों में आवास एवं स्वच्छता संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, क्योंकि भाई उद्योग इंडस्ट्री जहां लगेगा वहां जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा होगा, और जब एक ही जगह बहुत ज्यादा जनसंख्या के लोग रहेंगे तो तुरंत आधारभूत संरचनाओं का उस लेवल में विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मलिन बस्तियों का भी जो है वो व्यापक स्तर पर विकास हो जाएगा। तो वो आप बता दीजिए। चिकित्सा क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण खोजों के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई। मतलब पहले क्या था कि अगर किसी को बुखार भी होता था तो वो डेथ कर जाते थे, क्योंकि मेडिकल जो है इतना सशक्त नहीं था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई, और इलाज बेहतर मिल पाने की वजह से जो शिशु मृत्यु दर था, या जो मातृ मृत्यु दर थी, या लोगों के मृत्यु दर की जो रेशियो जो बहुत ज्यादा था वो कम हो गया।
फिर महिला अधिकारों के समर्थन में जनमत निर्मित हुआ। यहाँ औद्योगिक क्रांति का एक सबसे शानदार पहलू ये भी रहा कि यहाँ महिलाएं भी जो है वो कार्यकारी भूमिका में आई, मतलब वो अपने घर से निकली। तो ऐसे में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ। तो कुछ आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन तो इसने किए ही। तो ये सब आप बताइए। साथ ही साथ इसमें एक डिमेरिट ये रही कि संयुक्त परिवार के विघटन जब एकल परिवार की संकल्पना को जन्म दिया। अब आप वो ऐसे समझ लीजिए कि सपोज करिए कि वर्तमान में ही आप ऐसे देखिए कि जो देहात के लोग हैं तो वो रोजी रोटी के सिलसिले में नगरों में है, महानगरों में है, लेकिन महानगरों में वो इतना इनकम तो नहीं जनरेट कर रहे हैं कि भाई अपने माँ बाप को ला सके, अपने भाई को ला सके, अपनी भाभी को ला सके, उनके बच्चे को ला सके। वो चीजें तो गांव में ही पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ तो अगर कोई श्रमिक वर्ग है तो 2 कमरे का रूम भी अफोर्ड कर पाए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या है ना कि जो संयुक्त परिवार की चीजें थी वो टूटी और जो फ्लैट संस्कृत आ गई 1 BHK 2 BHK, तो ये 1 BHK 2 BHK 3 BHK ये किसकी देन है? तो ये बेसिकली देन है औद्योगिकरण की, क्योंकि उसने ही नगरीकरण को बढ़ावा दिया। तो आप इनकी भी चीजें बताइए। और इसका एक और डिमेरिट रहा कि कहीं जनसंख्या अधिक हुई तो कहीं एकदम वीरान हो गया। आप गांव में जा करके देखिए, गांव की स्थिति क्या है कि आज गांव में वर्किंग क्लास ही गायब है। मतलब आप पूरे गांव में कभी आप जाइए, अभी मैं तो हाल ही में गया था और घूमा भी गांव में, जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो यंग लोग हैं, मतलब गांव जो है वो नौजवानों से खाली हो गया। वहां रह कौन रहा है? बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, वो पत्नी रह रही है, वो बच्चे रह रहे हैं जिनके पति फादर जो है बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो उनका खर्चा अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। तो गांव की जो ताजगी थी वो गायब हो गई। तो इसका एक नेगेटिव पक्ष ये भी है। फिर आर्थिक क्रांति को कैसे इसने जो है, भाई आपके प्रश्न का एक पहलू ये भी था ना कि सामाजिक आर्थिक क्रांति, तो आर्थिक क्रांति को आप देखें तो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया कि उत्पादन में वृद्धि की। और उत्पादन में वृद्धि से क्या होगा कि वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई। जब कोई चीज बहुत बल्क में होगा और जब बहुत ज्यादा उपलब्ध हुई तो सस्ती हुई, और सस्ती भी थी, टिकाऊ भी थी। तो ये सारी चीजें औद्योगिक क्रांति की वजह से हुई। और उत्पादन में वृद्धि से क्या हुआ कि निर्यात में वृद्धि हुई, और जब आप कोई चीज निर्यात करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के चीजों को लिखना है। औद्योगिक नगरों के आसपास नवीन नगरों का विकास हुआ, जिसमें नगरीकरण को बढ़ावा मिला, रोजगार सृजन व्यापक पैमाने पर हुआ। ये सारी चीजें इसके दूसरा पक्ष है। लेकिन इसी में एक और पुछल्ला है कि इसकी टिप्पणी करना है, और टिप्पणी में आपको जब तक आप थोड़ी सी समीक्षा नहीं करेंगे तब तक आपका उत्तर फुलफिल नहीं होगा, और मुख्य परीक्षा में भी आपको इसका ध्यान रखना। तो आइए थोड़ा सा टिप्पणी में भी देख लेते हैं कि उपर्युक्त सकारात्मक परिणामों के बावजूद औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक आर्थिक विकृतियां भी उत्पन्न की, जैसे श्रमिकों मजदूरों का शोषण में वृद्धि हुई, और बड़े पैमाने, स्टार्टिंग में तो बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। और आज भी जो है भाई, अगर दिल्ली जैसे शहर में है और अगर हम ही लोग के ऑफिस में जो प्यून काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है? 16 से 18 हजार के बीच में। अब 16 से 18 हजार बीच में अगर वो अपने परिवार को चाह करके भी अगर रखना ला के रखेगा तो वो भाई कोई बहुत पॉश एरिया में तो नहीं रहेगा, या बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल में नहीं रहेगा। वो रहेगा कहाँ? झुग्गी झोपड़ी में। और झुग्गी झोपड़ियों में वही है कि वहाँ गंदगी रहेगी, वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, पेयजल की समस्या रहेगी, आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं रहेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं श्रमिकों और मजदूरों के लिए है, और शोषण भी हुआ। फिर सामाजिक आर्थिक विषमता में तीव्र वृद्धि हुई कि भाई आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो अडानी अंबानी लोग बनते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी भी भारत सरकार को अपनी आबादी के एक बड़े वर्ग को निःशुल्क जो है वो खाद्यान्न वितरण करना पड़ रहा। तो ये तो विकास नहीं है, ये समावेशी विकास तो नहीं कहा जा सकता। तो ये भी एक विषमता हुई कि भाई कोई बहुत अमीर होता चला गया और कुछ लोग गरीब से गरीबतर होते चले गए। तो इसकी एक सीमा ये भी है। फिर जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, बाल श्रम आदि की समस्याओं को भी जो है इसमें बढ़ावा दिया है। क्योंकि जब फैक्ट्री उद्योगों की स्थापना हुई तो अभी तो थोड़े से मानवाधिकार आयोग सशक्त है या सरकारें उस तरीके से हैं, नहीं तो पहले क्या था कि इन सब उद्योगों में बाल श्रमिकों को खपाया जाता था, उनका बचपन छीन लिया जाता था, उनको एजुकेशन से दूर कर दिया जाता था, क्योंकि ये कॉस्ट इनको कम वेतन दे करके चीजें हो जाती थी। तो ये सारी समस्याएं
इसके साथ रही भी। अगर कुछ फायदा हुआ आर्थिक सामाजिक तो कुछ नुकसान भी हुआ। बाजारों की आवश्यकताओं ने सरकार को उपनिवेश प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। और उस समय आप विश्वास, अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा तो आपके जहन में होगा कि समझ लीजिए कि पहले तो यही था ना कि ब्रिटेन का सितारा अस्त नहीं होता, लेकिन अब जर्मनी में भी औद्योगिक क्रांति हो गई, फ्रांस में भी, अमेरिका में तो बड़े पैमाने पर हो गई, जापान में हो गई, यूएसएसआर में हो गई। ये सब औद्योगिक क्रांति से इतने ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे कि अब इनके यहाँ जो उद्योगपति थे वो सरकारों पर दबाव डालने लगे कि आप जो है बाजार हमको दीजिए। और उस समय बाजार कैसे मिलेगा भाई? फ्री ट्रेड की चीजें तो जैसे वर्तमान में ऐसे तो थी नहीं भाई, WTO नहीं था, जो संस्थाएं आधुनिक ये सब तो थी नहीं उस समय। तो उस समय यही था कि भाई हम जो है साम्राज्यवाद की तरफ जाएंगे, मतलब कि नए नए उपनिवेश बनाएंगे। और इस कड़ी में अफ्रीकी और एशियाई देशों की जो दुर्गति औद्योगिक क्रांति के बाद हुई, और उसी के तहत हम भी हमारा भी देश जो है करीब करीब 200 वर्षों तक औपनिवेशिक गुलामी का शिकार रहा। ये इसकी सीमाएं हैं, और इसको भी आपको बता करके तब एक संक्षेप में निष्कर्ष देना है कि अतः औद्योगिक क्रांति मशीनों द्वारा मनुष्य को प्रतिस्थापित करने वाली वह प्रक्रिया है जिसने विश्व को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभावित करते हुए संभावनाओं एवं चुनौतियों के द्वार खोल दिए हैं। मतलब ये सकारात्मक भी प्रभावित कर रही है, नकारात्मक भी, और यहाँ जो है संभावना यदि है तो साथ साथ चुनौती भी है, और जिसको वर्तमान में भी देश दुनिया की सरकारें, देश दुनिया के लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक प्रश्न का मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट लिखना, कैसे निष्कर्ष लिखना, उसके बारे में भी हम कुछ जो है आपको बता पाए होंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम है, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF मिलेगा। साथ ही साथ संस्थान कोई घोषणा करती है, कुछ भी चीजें होती तो सबसे पहले यही सूचित होती है। और आप भी यहाँ कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, हमारे जो एडमिन्स होते हैं या हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ ये 2 लिंक हैं, एक तो जो अभी जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं समृद्धि IAS का YouTube चैनल, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और अधिक जानकारी के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।